नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की जो क्लास है इस विषय में आप जैसा कि देख रहे हैं, आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की भर्तियां समय समय पर ली जाती है और अभी 2025 में आयोजित होने वाली भर्ती परीक्षाओं का जो है आगाज़ हो चुका है और फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के बारे में विज्ञापन की सूचना आ चुकी है। अगले कुछ दिन में फॉर्म भी भरे जाएंगे। दोस्तों, हिंदी का एक विद्यार्थी, हिंदी का एक शिक्षक जिसने एमए पास कर लिया है, बीएड भी पास की है और उसके मन में एक ऐसी दुविधा चल रही है कि सर मैं सेकंड ग्रेड हिंदी की तैयारी करूं या फर्स्ट ग्रेड हिंदी की तैयारी करूं और इन दोनों पाठ्यक्रम से मुझे कितना लाभ हो सकता है। साथियों, मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जो साथी रीट का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं, थर्ड ग्रेड का आने वाला भी एग्ज़ाम दे रहे हैं और सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी में अगर तैयारी कर रहे हैं, मैं विशेष करके उन साथियों से बात कर रहा हूं जिनके शिक्षक बनने का आधार हिंदी भाषा को लेकर के हैं। उन लोगों के लिए आज हम एक बात करना चाहेंगे कि क्या इन दोनों भर्ती परीक्षाओं की तैयारी साथ में की जा सकती है और अगर हम इसमें साथ में तैयारी करें तो हम क्या पढ़ें और उसको किस तरीके से पढ़ें ताकि दोनों पाठ्यक्रम एक प्रकार से हमारे पूर्ण हो जाएं। इस क्लास में, इस सेशन में आपको पाठ्यक्रम का तुलनात्मक अध्ययन करवाएंगे, साथ ही उन सभी प्रामाणिक पुस्तकों, ग्रंथों की एक सूची जिसको मैं आपके सामने रखूंगा। यदि वे आपके पास में नहीं है तो निश्चित रूप से उन पाठ्य पुस्तकों के बारे में आपको सोचना चाहिए और उनका गंभीर अध्ययन करना चाहिए ताकि आप लोगों की तैयारी एक इस तरीके से चले कि मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं, सेकंड ग्रेड का पाठ्यक्रम हो जाए, थर्ड ग्रेड की तैयारी करूं तो मुझे फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में भी लाभ मिल जाए। ऐसा एक तुलनात्मक विश्लेषण आपके सामने मैं रखने वाला हूं। दोस्तों, डॉक्टर एम.एस. राजपुरोहित, असिस्टेंट प्रोफेसर, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, जिसके साथ में मैं समय समय पर प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी देता हूं, आपसे जुड़ा हुआ रहता हूं। साथ में ही जो क्वेश्चन सीरीज होती है जिसमें हम कैसे प्रश्न आ सकते हैं, किस तरीके से उस प्रश्नों की हम तैयारी करें, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अन्य अनेक जानकारियाँ मेरे इस टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो साथियों, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ जाकर इस लिंक से आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। साथियों, मेरे इस तरफ आप देखेंगे, बाईं तरफ सेकंड ग्रेड सिलेबस को मैंने आपके सामने रखा है और दाईं तरफ देखेंगे तो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है। सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो शिक्षक बनता है उसे हिंदी का जो पहला बिंदु आपके सामने लिखा हुआ दिख रहा है साथियों, इसमें माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर का व्याकरण है साथियों, उसका पाठ्यक्रम यहाँ दिया गया है। मैं एक बार आपके सामने बोल देता हूँ। वर्ण व्यवस्था, शब्द वर्गीकरण में व्याकरण आधारित, फिर व्याकरणिक कोटियाँ, शब्द रचना, शब्द ज्ञान, वाक्य, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, कुल मिलाकर के पूरा ही व्याकरण जो है देखने को मिल सकता है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि सामान्य हिंदी जिसे कहते हैं हम लोग, उसका पूर्ण व्याकरणिक जानकारी हमारे सामने सेकंड ग्रेड के कोर्स में है। और कितनी खास बात है, यदि कोई साथी थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, रीट की तैयारी कर रहा है, तो साथियों यही पाठ्यक्रम उसको वहाँ पर भी पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के यदि व्याकरण की तैयारी कोई साथी करता है तो वह 4 जगह पर तैयारी करता है। रीट का जो प्री का एग्ज़ाम है, मेन एग्ज़ाम थर्ड ग्रेड के लिए, सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए और फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए। ये देखिए, ये लेक्चरर स्कूल एजुकेशन, जो कि संस्कृत शिक्षा विभाग की भी बात करें तो भी पाठ्यक्रम सेम है, जिसमें उच्च माध्यमिक स्तर यानी कि 12th लेवल का व्याकरण यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ये पूरी व्याकरणिक जानकारी इसमें सम्मिलित है। यहाँ थोड़ा सा एक बिंदु और है कि यहाँ जनसंचार और उससे संबंधित, अभिव्यक्ति से संबंधित भी कुछ सामग्री यानी रचना संबंधी जो है प्रश्न हमको थोड़े फर्स्ट ग्रेड में पूछे जाते हैं। लेकिन बड़े स्तर पर अगर बात की जाए, मोटे मोटे तौर पर बात की जाए, तो व्याकरणिक जो बिंदु है वो दोनों यहाँ पर सीखने को मिलता है। साथियों, इसमें कौन कौन सी पुस्तक हमें पढ़नी चाहिए, इसके लिए भी आप आगे बने रहेंगे, तो मैंने उन आधारभूत पुस्तकों की सूची आपके सामने रखी है। फिर देखते हैं स्कूल लेक्चरर में अगला बिंदु ब भाग में लिखा है शब्द शक्ति, अलंकार, छंद, काव्य गुण, काव्य रस आदि। इसी तरीके से अगर हम सेकंड ग्रेड के इस सिलेबस में आएंगे तो साथियों यहाँ शब्द शक्ति, काव्य की जो रीतियाँ हैं, काव्य गुण हैं, काव्य दोष हैं, अलंकार है, छंद है, रस है। तो कुल मिलाकर के जो काव्य शास्त्र का हिस्सा है, ये काव्य शास्त्र का भाग यानी कि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में जो है एक जैसा है,
इसे भी आपको अलग से तैयारी की ज़रूरत नहीं है। यानी एक साथी अगर सेकंड ग्रेड के लिए काव्य शास्त्र पढ़ता है तो वह उसके फर्स्ट ग्रेड में भी काम आता है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास सीधा लिखा है, नामकरण, काल विभाजन और चारों ही काल जो है पूरा वर्गीकरण लिखा है। उल्टा आदिकाल के बारे में गद्य विकास और गद्य की विधाएं हैं, वे भी हमारे कोर्स में है। मैं सेकंड ग्रेड का सिलेबस आपके सामने रखा हुआ है। इधर देखेंगे आप तो हिंदी स्नातक स्तर फर्स्ट ग्रेड में हिंदी साहित्य का इतिहास, इसी के साथ में आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। हाँ, थोड़ा सा अंतर यहाँ देखने को मिलेगा। जहाँ सेकंड ग्रेड में हिंदी साहित्य के इतिहास को जो है थोड़ा सा हाईलाइट इतना नहीं किया है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में इसका बहुत ही विस्तृत अध्ययन करना होता है। लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं कि ये सेकंड ग्रेड लेवल का अध्ययन किया है कि फर्स्ट ग्रेड लेवल का अध्ययन किया है, क्योंकि अध्ययन हमको विस्तृत ही करना होता है। उस ग्रंथों को हमें पूर्ण रूप से ही देखना होता है। इसको यूं समझ सकते हैं कि अगर मैं तुलसीदास जी के बारे में अध्ययन कर रहा हूं, भक्ति काल में अगर मैं पढ़ रहा हूं, तो उन सभी प्रमुख रचनाकार और रचनाओं के बारे में अध्ययन करूंगा जो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों में समान रूप से काम आएंगे। फिर देखिएगा साथियों, अगर हम साहित्यिक रचनाओं की बात करें जो कि इन दोनों क्षेत्रों जो है परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है, तो कबीर, तुलसीदास, सूरदास, मीरा, बिहारी रत्नाकर, सूर्यमल मिश्र, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोहन राकेश का नाटक लहरों का राजहंस और यादवेंद्र शर्मा चंद्र का खून का टीका, ये उपन्यास है साथियों। ये अभी तक जो पिछली परीक्षा हुई उसमें तो ये पाठ्यक्रम है। हो सकता है कि आगे आने वाले समय में इस पाठ्यक्रम में कोई आंशिक संशोधन, है ना, 2%, 5% ऐसा कोई संशोधन हो सकता है किसी रचना को लेकर। बाकी किसी स्तर का मुझे यहाँ गुंजाइश लगती नहीं है। इसके बाद 4 कहानियां हैं, देखेंगे आप लोग। उसने कहा था पूस की रात, पट्टाक्षेप नहीं होगा और उजाले के मुशाहिब। यहाँ आएंगे अगर हम फर्स्ट ग्रेड की तरफ तो आधुनिक काल, और इसके बाद स्नातकोत्तर की दृष्टि से देखेंगे तो काव्य शास्त्र का कुछ हिस्सा मिलेगा। काव्य हेतु, काव्य लक्षण, काव्य प्रयोजन, रस निष्पत्ति और रस निष्पत्ति के सिद्धांत, साथ में ही ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, और फिर पाश्चात्य में अरस्तु, लॉन्जाइस, ये 2 जो है कहना चाहिए पाश्चात्य थ्योरी है। और इसके साथ में तीसरा बिंदु मनोविश्लेषणवाद भी हमको पढ़ना होता है। लेकिन अब देखिएगा सेकंड ग्रेड में जो साहित्यिक रचनाएं हैं, इन रचनाओं को अगर हम लोग यहाँ फर्स्ट ग्रेड से तुलना करते हैं तो देखिए कबीर है, रामचरितमानस का बालकांड है, बिहारी रत्नाकर यानी कि 25 दोहे हमको यहाँ पढ़ने हैं। साकेत यहाँ एक विशेष रूप से अलग से दिया गया है। निबंध की बात करेंगे तो ये 3 निबंध यहाँ पर दिए हुए हैं। इसी तरीके से आचार्य शुक्ल के जो हैं 2 निबंध, 3 निबंध इस तरफ भी दिए हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये आपस में एक ही लेखक के निबंधों को लेकर के बनाए। इसलिए मैं तो कहूँगा कि चिंतामणि भाग 1 अगर आप खरीदते हैं तो सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों के लिए काम आती है। और पूरे निबंध पढ़ें। ये जो काट पीट के दिया जाता है ना थोड़ा थोड़ा मसाला इधर उधर से, वहां से हमारा काम नहीं चलता है। आप समझ सकते हैं क्या कहना चाहते हैं हम लोग। अगर फर्स्ट ग्रेड में आएंगे तो कहानियां कफन है, पुरस्कार है और यही सच है, ये 3 कहानियां हैं। साथ में ये हिंदी भाषा उद्भव विकास वाला बिंदु, बोलियां, राजभाषा, देवनागरी, ये बिंदु जो है समान रूप से दोनों भागों में देखने को मिलता है। अब देखें साथियों, यहां थोड़ा सा अंतर है। यह एक प्रकार से जो बिंदु चल रहा है आपके सामने, हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियां, ये सेकंड ग्रेड में जो है ये आपको फर्स्ट ग्रेड में मिलेगी। थर्ड ग्रेड में तो ये पूरा बिंदु मिलेगा, लेकिन फर्स्ट ग्रेड में नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में आपको विद्यालय प्रबंधन पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ यह एक भाग जो विशेष रूप से कहना चाहिए, जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के पाठ्यक्रम में भिन्नता रखता है। विषय के पाठ्यक्रम की बात करते हैं तो अच्छा, जीके जीएस के पेपर में कितनी समानता है कितनी नहीं है, उसका आप तुलनात्मक अध्ययन इस तरीके से कर सकते हैं। अब खास बात यह है कि सर एक ऐसी चीज बताइए कि हम वे कौन कौन से ग्रंथ पढ़ें जो कम से कम पढ़ें। देखिए विद्यार्थी जब बात करता है ना तो वो ये कहता है सर एक किताब बताओ, और आप समझते हैं साहित्य में कभी एक पुस्तक नहीं हो सकती। आपको साहित्यिक रचनाएं पढ़नी पड़ेगी, हिंदी साहित्य इतिहास व्याकरण को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। और इतने सारे जब ग्रंथ आते हों, और आज के दौर में जिसको देखो बड़ा लेखक बना हुआ है, तो हम क्या पढ़ें और क्या नहीं पढ़ें, विद्यार्थी इसी उलझन में रहता है। तो क्या पढ़ना है, विशेष करके मैं आपको बता दूं कि यह जो जानकारी आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के हिंदी पाठ्यक्रम को लेकर के मैंने एक कंसोलिडेट सीट बनाई है, और इस सीट में उन पुस्तकों को शामिल किया है जहां से एक अच्छा विशेषज्ञ प्रश्न पत्र का निर्माण करता है, या वो यहीं से करते होंगे, इस तरीके से मान लेते हैं। चूंकि जो पुस्तकें ली गई है वो अच्छे रचनाकार की हैं, अच्छे लेखक की हैं, और
विश्वविद्यालयों में चलती हैं, साथ में ही आयोग और बोर्ड के द्वारा भी इनको ही जो है माना गया है। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले नवीन हिंदी व्याकरण, व्याकरण के बिंदु की बात करते हैं, एवं रचना जो कक्षा 9 से 12 के लिए चलती है, और ये ओल्ड पैटर्न वाला जो अपना सिलेबस था उसको देखना है। अभी जो वर्तमान में हिंदी व्याकरण की पुस्तक चलती है उसको भी महत्व दिया जा सकता है। इसके साथ में शब्द अर्थ प्रयोग एक महत्वपूर्ण पुस्तक हो सकती है। शब्दों की वोकेबलरी को, उसके संग्रह को मजबूत करने के लिए डॉक्टर हरदेव बाहरी की पुस्तक है, आपके पास होनी चाहिए, मेरा मानना है। और वैसे हिंदी व्याकरण में अगर देखा जाए तो इस पुस्तक की कहीं कोई बराबरी नहीं है। ये अभी भी नंबर 1 है, पहले भी नंबर 1 थी, आने वाले समय में भी इसका जो है वजूद रहेगा। हिंदी व्याकरण जो कि आचार्य कामता प्रसाद गुरु की है, साथियों ये हिंदी के पाणिनि हैं। यहीं से ही हिंदी व्याकरण का उदय देखने को मिलता है। इसके बाद कक्षा 11 और 12 के लिए अभिव्यक्ति एवं माध्यम, ये विशेष करके फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में है, ये बात आप देखेंगे। और इसके बाद एक बिंदु और लिखा हुआ है, इस बिंदु का नाम है दोस्तों शब्दकोश, जो कि मानक हिंदी शब्दकोश मैंने यहाँ हेडिंग लगाई है। यानी कि कोई एक अच्छा शब्दकोश आपके पास होना चाहिए, जिससे आप शब्द के कहाँ से आया है, शब्द किस भाषा से लिया गया, उसका इतिहास क्या, स्रोत क्या है और उसके अर्थ क्या हो सकते हैं, आप वहां से देख सकें। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। स्नातक एवं स्नातकोत्तर का जो पाठ्यक्रम है उसमें हम अगर हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करना चाहें साथियों, तो इतिहास के लिए सरल से कठिन नियम का हमने जो है ध्यान रखा है। सबसे पहले हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास नाम से कक्षा 11 और 12 के लिए आरबीएसई बोर्ड की एक पुस्तक आती रही है। शायद अब वो पाठ्यक्रम में नहीं लगती है, लेकिन इस पुस्तक को पढ़ना चाहिए। इंटरनेट पे भी ये पुस्तक है, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सरकारी पुस्तक है और पुराने प्रश्न पत्र अगर आप उठा करके देखेंगे तो ये पुस्तक उसमें आपको काफ़ी सहायक सिद्ध होगी। हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य शुक्ल कहते हैं ना कि भाई ये तो कहना चाहिए उस विषय की जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका ये आधार ग्रंथ है। जितने भी इतिहास ग्रंथ हिंदी के विद्वानों ने लिखे हैं उन सब ने इस ग्रंथ को ही अपना आधार बनाया है। तो नंबर 1 पर यह सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्रंथ है। इसके बाद आधुनिक समय में जो नवीन जो बातें सामने आती है कि सर इतने लंबे समय में इतिहास में इतने सारे जो शोध कार्य हुए, परिवर्तन हुए, नवीन चीज़ें आई है, उनको सम्मिलित करने का काम हमारे प्रोफेसर डॉक्टर बच्चन सिंह जी ने किया है, जिनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। तो साहित्य के इतिहास के लिए 3 किताबें मैंने आपके सामने रखे हैं नाम। काव्य शास्त्र की बात करते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र, इन दोनों के लिए आचार्य डॉक्टर भगीरथ मिश्र नंबर 1 पर रहते हैं। इनको जरूर आपको देखना चाहिए। ये आपके जो है पुस्तक की जो रैक है उसमें सम्मिलित होनी चाहिए। अब किसी को लगता है कि सर थोड़ी ये जो पुस्तक हैं इसके अलावा एक ही पुस्तक दे दो जो सरल रहे और मेरे लिए मैं उसको पढूं, तो मैं कहूँगा भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों के लिए समान रूप से बिंदुओं को एक साथ सम्मिलित किया गया। डॉक्टर सत्यदेव चौधरी जो कि अशोक प्रकाशन से आती है दिल्ली से, उसको देख सकते हैं। फिर देखें साथियों, रस, छंद, अलंकार एवं अन्य काव्यांग जो बिंदु होते हैं उसके लिए अपने जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के जो प्रोफेसर रहे हुए हैं डॉक्टर वेंकट शर्मा, राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर से ये पुस्तक प्रकाशित होती है, इसे लेना चाहिए। खूब अच्छी अभ्यास इसमें दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। और भी हो सकती है लेकिन ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए आपको। 8 नंबर पे लिखा देखें साथियों, सेकंड ग्रेड के लिए विशेष करके जो सेकंड ग्रेड का जो अपना पाठ्यक्रम जिसमें साहित्यिक रचनाएं हैं, और 9 रचनाएं मैं आपके सामने रख दूं। कबीर ग्रंथावली, तुलसीदास रामचरितमानस, सूरदास भ्रमर गीत सार, मीराबाई की मीरा पदावली, बिहारी रत्नाकर के 20 दोहे, सूर्यमल मिश्रण जिसकी वीर सतसई। और देखिए साथियों जरा ध्यान दें, प्रथम 20 दोहे वो भी नरोत्तम दास, स्वामी नरेंद्र भानावत और लक्ष्मी कमल की जो संपादन में तैयार की हुई वो वीर सतसई होनी चाहिए। किसी एक ही रचना के संपादक और उसके व्याख्याकार अलग अलग होते हैं। हमें पाठ्यक्रम में कौन से व्याख्याकार की किस संपादक की पढ़नी है ये ध्यान रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर के ये जो पुस्तक है सूर्यमल मिश्रण, ये लेनी चाहिए। राजस्थानी ग्रंथागार से ये मैंने काम किया, डॉक्टर महेंद्र सिंह नाम है, जिसमें 9 रचनाएं ये जो सारी की सारी एक जगह पर दी हुई है और बड़े व्याख्या के रूप में दिया गया है, विस्तृत शब्द अर्थ समझाते हुए इसमें शामिल किया गया है। तो इस एक पुस्तक से आप 9 जो है रचनाएं एक साथ पढ़ सकते हैं। आपको अलग अलग खरीदने की आवश्यकता भी उसमें नहीं रहती है, ये ध्यान दीजिएगा।
आगे देखेंगे रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र है, इसकी व्याख्या भी मैंने उस पुस्तक में की है। इसके साथ जयशंकर प्रसाद की कामायनी का श्रद्धा सर्ग भी उसमें शामिल लिया है और कामायनी का जो कथानक है उस कथानक को भी उसमें पूर्ण रूप से शामिल किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि भाग 1, जिसके निबंध जो कहें तो उत्साह है, श्रद्धा और भक्ति है और लोभ और प्रीति, ये केवल 3 ही निबंध जो हैं साथियों सेकंड ग्रेड के कोर्स में है। इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड के कोर्स में आपको 3 निबंध और देखने को मिलते हैं। इसलिए मेरा आपको कहना है कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो चिंतामणि ग्रंथ है भाग 1, ये ग्रंथ ही आपको खरीद लेना चाहिए ताकि सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के लिए भी तैयार हो जाएं। इसमें कुल 17 निबंध है, याद रखिएगा। उन 17 निबंध में से 6 निबंध आपके कोर्स में, और आप में से कोई साथी अगर कॉलेज लेक्चरर की तैयारी करता है तो किसी एक निबंध का उल्लेख वहाँ पर हो सकता है। तो ये पुस्तक आपके पास होगी, आपको काफ़ी लाभ होगा। सेकंड ग्रेड में बालकांड रामचरितमानस गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित होती है। तो पूरी रामचरितमानस अगर आप खरीदते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसको पढ़ते हैं तो जीवन भी सफल हो जाता है, परलोक और यह लोग दोनों सफल हो जाते हैं। लेकिन साथियों कोर्स में बालकांड है, कम से कम बालकांड अलग भी आता है, केवल अकेला बालकांड भी मिलता है, उसको भी देखें। इसके बाद मोहन राकेश लहरों का राजहंस जो कि नाटक है, बाजार में मिलता है, छोटी सी प्रति है। उपन्यास जो कि यादवेंद्र शर्मा चंद्र का है, खून का टीका, ये भी आसानी से मिल जाता है, पिछली बार ही कोर्स में शामिल हुआ तो ये प्रकाशन में सामने आया था। कहानियाँ, 4 कहानियाँ हमारे कोर्स में सेकंड ग्रेड में विशेष करके ये 4 कहानियाँ हैं, जिसे हम चंद्रधर शर्मा, गुलेरी, प्रेमचंद, हेतु भारद्वाज और विजयदान देथा की है। 4 कहानियां नाम से एक पुस्तक आती है राजस्थानी ग्रंथागार जोधपुर की, वहाँ मिलती है। इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड में 3 कहानियां हैं, जो 3 कहानियां अलग से दी गई है साथियों, वे कहानियां भी हम लोगों को यहाँ ग्रंथागार से एक छोटी प्रति में अलग से मिल जाती है। और जैसे ही आप टेलीग्राम पर आएंगे चैनल पर तो मैं इन प्रतियों का जो कवर पृष्ठ है वो वहाँ पर जरूर दूंगा ताकि आप लोगों को वहाँ से वो पुस्तकें लेने में आसानी रहेगी। आप ग्रंथागार के देखिए, अपना कोई उनसे कोई ऐसा व्यावसायिक कार्यक्रम नहीं है, पर उन्हें चूंकि ये उन्होंने ऐसा काम किया है कि एक जगह पर 4 कहानियाँ मिल जाएं, तो आप लोग जरूर जो है उस पुस्तक का लाभ उठाएं और उन्हें प्रकाशन का अधिकार भी है। दूसरी साथियों जानकारी, सेकेंड ग्रेड के लिए और थर्ड ग्रेड के लिए स्पेशली उनके लिए एक बिंदु होता है हिंदी शिक्षण एवं शिक्षण विधियाँ। इसके लिए एक पुस्तक मैंने पिछली बार रीट में प्रकाशित की थी, जो रीट के लिए भी काम आई थी, सेकंड ग्रेड के लिए भी काम आई थी और जो है थर्ड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी काम आई थी। वो पुस्तक फिर से जो है आपको बाजार में आने वाले समय में मिलेगी। बहुत शार्प गर्भित उसमें काम किया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी साथ में दिए, पुराने प्रश्न पत्र भी उसमें शामिल किया है और इस बार भी उसमें नई चीज़ें साथ में जोड़ दी जाएगी। इसके अलावा भी ऐसे लेखक जो आप लोगों ने बीएड के समय देखे हैं या किसी साथी ने बीएसटीसी में भी अगर बात करें तो वहाँ पर भी जो है राजस्थान सरकार के द्वारा भाषा शिक्षण की पुस्तकें मिलती है। जहाँ जहाँ भाषा शिक्षण के संबंध में अच्छे रचनाकार राइटर की कोई पुस्तक मिलती है तो आप उसको भी लेकर के अपनी जो है पढ़ाई का आधार बना सकते हैं। अब कुछ साथी ये सोचेंगे कि सर इतना बड़ा पाठ्यक्रम दोनों में है तो जो मैंने नाम लिए हैं बड़ी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप सहमित होकर के इनका अध्ययन करते हैं तो काम ठीक तरीके से हो सकता है। फिर मैं एक बात और कहूँगा कि जो पूर्व में जो परीक्षाएं हो गई है, गत वर्षों में जो परीक्षाएं हुई है, उनके जो प्रश्न पत्र मिलते हैं, जो पुराने प्रश्न पत्र सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड, उन पर आप अभ्यास कर सकते हैं। विशेष करके प्रतियोगिता साहित्य की जो पुस्तकें आती जिसमें पुराने प्रश्न पत्र मिलते हैं, जिसमें नेट का प्रश्न पत्र हो सकता है या फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के भी पुराने प्रश्न पत्र हो सकते हैं। आने वाले समय में फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के इन प्रश्न पत्रों के आप हमारे उस टेस्ट में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम में जो क्वेश्चन आएंगे वहाँ से जुड़ सकते हैं और अपने अभ्यास की जो अपनी पढ़ाई का जो है अभ्यास का मूल्यांकन कर सकते हैं। साथ में ही साथियों, जब टेस्ट सीरीज आएगी आप उसमें जुड़ेंगे तो आपको उसमें प्रामाणिक उत्तर के साथ में उसकी व्याख्या दी जाएगी और व्याख्या के साथ में पुस्तक का रेफरेंस दिया जाएगा कि कौन सी जानकारी किस पुस्तक से ली गई है, जिसे आप प्रामाणिक मान करके अपनी तैयारी करें और अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं। तो आज जो हमने क्लास ली है इसमें मुख्य रूप से यह था कि सर क्या मैं थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी साथ में कर सकता हूं? तो मैं कहूंगा व्याकरणिक बिंदु तो तीनों में एक जैसा है,
सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की बात करते हैं इन दो विषयों की, तो इसमें साहित्य का इतिहास समान है, काव्य शास्त्र इसमें समान है, साहित्यिक रचनाएं इसमें लगभग समान है। तो कुल मिलाकर के जिन साथियों के एक जैसा विषय रहता है, मान लीजिए कि किसी के सेकंड ग्रेड में संस्कृत है, फर्स्ट ग्रेड संस्कृत दे रहा है, तो मैं कहता हूं कि उसके सोने में सुहागा है। हिंदी का कोई विद्यार्थी है तो उसके लिए बहुत ही सुखद विषय है। हाँ, ये मैं जरूर कहूंगा कि कोई साथी सेकंड ग्रेड का एसएसटी में दे रहा है और फर्स्ट ग्रेड हिंदी में एग्जाम दे रहा है, तो निश्चित रूप से उनके लिए दो अलग अलग रास्ते हो जाएंगे। वो अपना निर्णय सोच समझ करके करें किस तरीके से करते हैं। लेकिन मैं अपने विषय की बात करता हूँ, हिंदी की बात करता हूँ, तो ये सभी तैयारी एक साथ होती है और जब एक एक बिंदु तैयार होते हैं तो आने वाली जो नज़दीक परीक्षा होती है उस पाठ्यक्रम को पहले तैयार करते हैं। जो बाद में परीक्षा होती है उसके वे बिंदु जो कि अगली परीक्षा में आएंगे, उन पाठ्यक्रम शिक्षण बिंदुओं को हम अगली बार में उसको पढ़ सकते हैं। ऐसे करके थोड़ा 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 पाठ्यक्रम हम कंप्लीट करते हैं तो हम जो है अपनी मंजिल के पास में पहुंच सकते हैं। तो साथियों, ये मोटे तौर पर आपके सामने बात रखी थी, कंपेयर में बात की थी। और मैं ये जरूर कहूँगा कि आप जब पढ़ लेते हैं और 4-5 दिन में जब एक शिक्षण बिंदु आपका पूरा हो जाता है तो उसमें आपका मन उस बिंदु का आप मनन करें और उसमें वापस समय आने पर थोड़े दिन बाद उसका रिवीजन करें। और सबसे अच्छा आइडिया है कि आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज से जुड़ें। ऐसी पुस्तक आपके पास हो जिसमें पूर्व प्रश्न दिए हो और उसका आप अभ्यास कर सकें, ताकि आपका स्वयं का मूल्यांकन होगा और मूल्यांकन से आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ कमज़ोर हूँ और कहाँ मेरी जो है तैयारी ठीक तरीके से चलती है। इस तरीके से अगर आप लगातार बने रहते हैं और धैर्य के साथ में थोड़ा थोड़ा अभ्यास प्रतिदिन करते हैं तो एक दिन आपका पाठ्यक्रम भी पूरा होता है, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है और आपका जो पूरा सिलेबस भी पूर्ण हो जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है साथी निराशा में डूब जाते हैं, सोचते रहते हैं, प्लानिंग करते रहते हैं कि मैं कल से पढ़ने बैठूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा, फिर ये करूंगा। आपको पता है ये ऐसे शेड्यूल कभी पूरे नहीं होते हैं, शुरू ही नहीं होते हैं शेड्यूल, मेरे भी कभी नहीं हुए। आप लोग भी इसमें थोड़ा सा गंभीरता से देखें और जिस दिन आपको लगता है कि मुझे पढ़ाई करनी है उसी क्षण बैठ जाएं। आधा घंटा पढ़ें, 1 घंटा पढ़ें, 2 घंटा पढ़ें, 4 घंटा पढ़ें। हाँ, 12 घंटा, 16 घंटा इसके पक्ष में मैं कभी पहले भी नहीं था, आज भी नहीं हूँ। तो कुल मिलाकर के धैर्य के साथ में निरंतरता बनाए रखें और आत्मविश्वास तब बढ़ेगा जब आपका पाठ्यक्रम थोड़ा थोड़ा पूर्ण होने लगेगा। और एक अंतिम बात फिर से कह दूं, इतना कहना चाहिए, पाठ्य सामग्री पुस्तकें मार्केट में, बाजार में भरी पड़ी है जिससे विद्यार्थी कंफ्यूज होता है। जो ले लेते हैं, जो पुस्तकें, जो आधारभूत पुस्तकें बताई है उन्हीं को पढ़ें और वो पुस्तक जब पूरी हो जाए तो किसी दूसरी पुस्तक में हाथ डालें। मेरे खुद के साथ में कभी ऐसा होता था कि एक पुस्तक पढ़ना शुरू किया, पता चला कि दूसरा वाला साथी वो दूसरी पुस्तक पढ़ रहा है, तो हम क्या करते हैं, अपनी पुस्तक बंद कर लेते हैं, उस पुस्तक में हम झांकना शुरू करते हैं या मन करता है कि वो मैं पहले पढ़ लूँ। तो ऐसी जो कहीं आवश्यकता नहीं है। और हिंदी जैसे विषय में तो दूसरी किसी पुस्तक में जाएंगे तो कहानी और नाटक और उपन्यास और साहित्यिक जानकारियाँ एक जैसी रहेगी। तो हमें क्यों नहीं उन्हीं पुस्तकों को पढ़ना चाहिए जिससे शिक्षा बोर्ड यानी कि आरपीएससी और जिसे कहना चाहिए आरबीएसई बोर्ड से, एनसीईआरटी, सीबीएसई बोर्ड और जो कहना चाहिए ये संस्थाएं आयोग जिसे रिकमेंड करती हैं, वे पुस्तकें पढ़नी चाहिए। हाँ, इसके अलावा कोई ऐसी पुस्तक जो राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर से निकलती है, मानव संसाधन यानी कि शिक्षा विभाग से निकलती है, जो उससे फंडेड होती है, तो उस पुस्तक को हम जरूर अपनी जो है पुस्तकों की उस संख्या में शामिल कर सकते हैं, उसका अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी बात को समझ पाए होंगे। आप लोगों को निश्चित रूप से इस बात से जो है लाभ होगा कि हमें कम से कम पुस्तकें और वही पढ़नी है जो कि हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। धन्यवाद साथियों, बने रहे मेरे साथ में और आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ, जय हिंद।